कैसे आप लोग? मैं दुर्गेश जायसवाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग भूगोल की अगली सीरीज है और यहाँ पे हम लोग प्रयास करेंगे कि संपूर्ण भूगोल के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे, साथ में व्याख्या के साथ व्याख्यात्मक हल भी हम लोग पढ़ते चलेंगे, ताकि भर्ती परीक्षाओं में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होने पाए। आप जैसे इस वीडियो से जुड़िएगा, सबसे पहला काम अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो देखने से पहले आप कॉपी कलम लेकर बैठा करिए जब भी मेरी वीडियो देखा करिए, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण डेटा टॉपिक होगी वो हम साथ में आपको नोट डाउन कराते चलेंगे, साथ में मुझसे लिखवाते भी चलेंगे। मेरा उद्देश्य आपको अंतिम रूप से एक बेहतर जीएस पे कमान बनाने का जो मेरा प्रयास है वो सतत रूप से है और लगातार जारी भी रहेगा, और हम ये चाहेंगे कि आप अपना बेस्ट और अपना बेहतर दें। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सागर तल जो धीरे धीरे कम होता जाता है और किसी महाद्वीप को घेरता है उसे क्या कहते हैं? इसके बारे में यहाँ पे एक तट होता है, तट तो होगा नहीं। क्यों तट नहीं होगा? क्योंकि महासागर महाद्वीपों का किनारा जहां से समुद्र स्टार्ट होता है उसे हम तट कहते हैं, बैंक कहते हैं। और महाद्वीपी सेल्फ, महाद्वीपी ढाल, महाद्वीपी प्लेटफॉर्म लिख लीजिएगा। सागर तल धीरे धीरे जब कम होता है, उससे किसी महाद्वीप को घेरता है, तब उसे महाद्वीपी शेल्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? महाद्वीपी शेल्फ या मग्न तट कहते हैं उसे। मग्न तट, मग्न तट की व्याख्या दी जाती है। मेरे पास डायग्राम नहीं है और डायग्राम बनाने थोड़ी सी मुश्किल होगी, और हम डायग्राम बना के आपको क्रिएट करके हम बता देते कि इसका उत्तर महाद्वीपी शेल्फ को मग्न तट भी कह देते हैं, महाद्वीपी मग्न तट के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिएगा और हम उसको आपका जवाब भी देंगे। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसको जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है? कौन सा मृदा जल ऐसा है जो पौधों के लिए आवश्यक है? ये इंपॉर्टेंट है और ये यूनिक प्रश्नों में से एक आता है। तो बताइए कौन सा इसका सही होगा? तो यहां पे लिखिएगा, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक है। एकदम ही महत्वपूर्ण है। आइए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, वह मृदा जल जो गुरुत्वीय जल है वो पौधों के लिए आवश्यक है। इसे याद रखिएगा, उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ये लिख लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट रखिएगा। ये एक यूनिक प्रश्न है जो कई परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। कोशिका जल नहीं होगा, उसे गुरुत्वीय जल कहते हैं। वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए अति आवश्यक होता है? इसका विकल्प जो होगा ए सही होगा, पहला सही होगा। ए इसका राइट आंसर, दूसरे का पहला होगा। ठीक, आप लोग किसी बड़ी परीक्षा में दिखेगा या किसी बड़ी किताब में दिखेगा जहां पे इसका वर्णन किया गया होगा। ठीक है, दो का कोशिका जल नहीं होगा। यह आपके जुताई करने के लिए, सिंचाई करने के काम आता है। लेकिन यहां प्रश्न पूछ रहा है, वह मृदा जल कौन सा है जो पौधों के लिए आवश्यक है? तो गुरुत्वीय जल होता है। ठीक, कैपेबिलिटी वाटर का काम दूसरा है। कैपिली वाटर का काम दूसरा। वो इन दोनों में एक अंतर होता है, माइनर अंतर होता है। वो मृदा जल या पूछा ना, मृदा जल पूछा है, ध्यान देखिएगा। सॉइल वाटर पूछा है, सॉइल वाटर। ध्यान से प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा, सॉइल वाटर पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, आपको उत्तर क्लियर हो जाएगा। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी के यस आकार का होता है? आज जो मैंने पेड क्लास पढ़ाई थी, आप सुबह वाली पेड क्लास आपने, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, हमने भी देख लिया है। अच्छा, कुछ लोग बता रहे, एक मिनट रुकिएगा, कुछ लोग इसका विकल्प 2 बता रहे हैं। एक बार आप लोग भी देख लीजिएगा, जैसा होगा कमेंट करके बाद में बताइएगा। हम अगले प्रश्न में देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब तक अगला है, कौन सा यस आकार का? आज आपको जो पेड क्लास में सुबह हमने जो क्लास में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जब मैंने महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या किया था। ठीक है, जब हमने महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में व्याख्या किया था, वॉइस कम आ रही है, जब हमने महाद्वीपों की, एक मिनट रुकिएगा, उत्पत्ति की बात की थी, तो वहां पे हमने इस तथ्य को स्पष्ट किया था। वहां मैंने बताया था कि अटलांटिक महासागर यस आकार का है। इसे आंध्र महासागर भी कहते हैं, इसे हम आंध्र महासागर भी कहते हैं। मैंने बताया था, शायद आपको याद होगा, इसे आंध्र महासागर भी कहते हैं। ठीक जी, मिल जाएगा जी, मिल जाएगा।
अभी उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर आपसे बातें करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आज की पेड क्लास में आपको ये पढ़ाया था कि कैसे महाद्वीप बने थे, कैसे महासागर बने थे, उन महासागर के बारे में व्याख्या किया था। जो सुबह की क्लास पेड क्लास पढ़े होंगे उन्हें याद होगा, क्योंकि 8-8 घंटे की पेड क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ स्थित है? देखिएगा, दुनिया की जो सबसे बड़ी खाइयां हैं, जितनी भी खाइयां हैं, वो सभी कहाँ पे हैं बताइए, कमेंट करिएगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैंने ये बताया था, जब कोई प्लेट किसी बड़े प्लेट के नीचे छपित होती है तो वहां पे जो तट बनता है, वहां पे गर्त का निर्माण होता है, जहां पे दुनिया के सबसे दुनिया के सबसे बड़े खाई या ट्रेंच का निर्माण होता है। किसका होगा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर कहते हैं। आज हमने जब पेड क्लास पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक प्रश्न पूछा था आपसे, शायद आपको पता होगा। मैंने वहां पे प्रश्न यह कहा था कि दुनिया का प्रशांत महासागर किसका बचा हुआ रूप है? अगर कोई पेड क्लास सुबह पढ़ा होगा तो जवाब देगा कि जहां पे मैंने ये पढ़ाया था कि जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन है, वो किसका बचा हुआ रूप है। मैंने पढ़ाया था, अगर कोई होगा, क्योंकि 8 घंटे क्लास पढ़ी, खुद ही सो गए होंगे, अगर आप जग रहे होंगे, अगर इसमें कोई एक लाइव हो सुबह क्लास वाला, तो बताए कि मैंने बताया था प्रशांत महासागर किसका बचा हुआ हिस्सा है। बताइए किसका बचा हुआ हिस्सा मैंने पढ़ाया था। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की सबसे गहरी मैरियाना ट्रेंच जो 11,000, लिख लीजिएगा, इसकी खाई 11,000, कहीं आपको 5, कहीं 11,005 मिलती है और कहीं 11,022 मीटर, अलग अलग किताबों मिलती है। कहीं 11,005 मीटर, 11,005 मीटर और कहीं 11,022 मीटर मिलती है। जो दुनिया की सबसे बड़ी खाई है, मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह स्थान कौन सा है जहां खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है? क्या गजब का प्रश्न है। आप जवाब दीजिएगा, वह स्थान कौन सा है जहां पे खारे जल और मीठे जल का, मृदुल जल का सतत मिश्रण होता रहता है? ज्वार, नदमुख, एक्चुअरी, डेल्टा, गोल्फ, खाड़ी, एक डे। देखिए, खाड़ी यहाँ पे दिया, मैं सभी शब्दों को व्याख्या करूंगा, पूरी रूप से करूंगा, पूर्ण रूपेण आपको संतुष्ट करूंगा। बताइए क्या होगा। देखिए, हाँ, नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल पाता तो मेरा दुर्भाग्य है। जब यूट्यूब पे लाइव होते उसका नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, उसके लिए आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर। अब एक होता है खाड़ी, ये खाड़ी 2 होती है। आइए मैं इसके बारे में छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन कर देता हूं। ठीक है, देखिएगा, खाड़ी बारे में बता दो, फिर आगे मैं बढ़ा रहा हूं। जैसे मैं यहाँ पे भारत के नक्शा ले लेता हूं थोड़ा सा। माना ये भारत का नहीं, बहुत सुंदर नहीं बन पाया, माना ये भारत का नक्शा है। काम चलो, मैंने नक्शा बना दिया। इस नक्शे में कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। यहां पे जो पानी का जल है उसे कहते हैं खाड़ी। एक प्रश्न उठता है, खाड़ी किसे कहते हैं? हेडिंग डालिएगा। सुबह वाले क्लास में मैंने प्रादीप पढ़ाया था, खाड़ी नहीं पढ़ाया था, खाड़ी ले लीजिएगा। खाड़ी किसे कहते हैं? एक खाड़ी किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा, लिख लीजिएगा। खाड़ी किसे कहते हैं? जहां पे जो जल स्थान 3 तरफ स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। क्या कहा मैंने? वह जलीय क्षेत्र जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। जबकि इसका ठीक उल्टा प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थल क्षेत्र जो 3 तरफ जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो खाड़ी प्रायद्वीप में थोड़ा सा अंतर है। यहां पे अरब सागर है, यहां पे प्रशांत महासागर। मतलब जो भारत एक प्रायद्वीपी देश है। क्यों प्रायद्वीपी देश है? ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि 3 तरफ जल से घिरा है। किधर से? अरब, बंगाली खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। खाड़ी किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, माने वह जल क्षेत्र जो 3 तरफ स्थल से घिरा हो और एक तरफ खुला हो उसे खाड़ी कहते हैं। लेकिन जब खाड़ी छोटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बे। आपने सुना होगा बे ऑफ बंगाल। क्या सुना है? बे ऑफ बंगाल। दूसरी बात, यहां पे भी खाड़ी देखिएगा, यहां पे क्या है? खाड़ी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी क्या है? खाड़ी है। लेकिन यहां पे जो खाड़ी है उसे कच्छ की खाड़ी कहते हैं। लिख लीजिएगा, कच्छ की खाड़ी कहते हैं। और जब कच्छ की खाड़ी कहते हैं तो क्या हो जाएगा? इसे अंग्रेजी में गल्फ कहते हैं।
जब खाड़ी छोटी होती है उसकी अंग्रेजी गल्फ लिखते हैं, जब खाड़ी बड़ी होती है उसकी अंग्रेजी बे लिखते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, जब खाड़ी छोटी होती है वहां पर उसकी अंग्रेजी गल्फ लिखते हैं, और जब यही खाड़ी बड़ी हो जाती है उसकी अंग्रेजी बे लिखते हैं। तो यहां पे ये गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी को क्या कहेंगे, गल्फ ऑफ कच्छ। यहां पे भी खाड़ी बनेगी, यहां पे क्या, खंभात, तो गल्फ ऑफ खंभात, तो यहां पे खंभात की खाड़ी बनी, यहां पे कच्छ की खाड़ी बनी। ठीक, यहां पे मन्नार खाड़ी बनी, पाक की खाड़ी बनी। अब ये प्रश्न उठता है कि भारत से श्रीलंका कैसे अलग होता है, मैंने कल प्रश्न भी डाला था। ठीक, तो वहां पे इसका उत्तर क्या होगा? क्या बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? सभी लोग जवाब दीजिएगा जरा। तो क्या बफरिंग ज्यादा हो रही है? कमेंट करिएगा, बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? आवाज साफ आ रही है? बफरिंग ज्यादा हो रही है क्या? बताइए, कोई जवाब दे जल्दी से। सही चल रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं? ठीक, चलिए देखिए, कोई बफरिंग नहीं हो रही है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहां पे पाक जल संधि, पाक जल डबरू मध्य से अलग होती है, या यहां पे मन्नारी खाड़ी है, यहां पे मन्नारी खाड़ी, यहां पे पाक की खाड़ी। ठीक, तो यहीं से अलग होती है। तो जो खाड़ी होती है छोटी उसे गल्फ कहते हैं, बड़ी खाड़ी को बे कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई समस्या नहीं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके काम आएगा। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, मन्नारी खाड़ी, पाक की खाड़ी, बंगाली खाड़ी, ये खाड़ियां लिख लीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। यहां पे प्रश्न है आपका, वह स्थान कौन है जहां खारे जल और स्वच्छ जल आपस में मिलते हैं? तो जहां पे ये जल मिलते हैं उन्हें ज्वार नदमुख कहते हैं, या एक्चुअली कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख या एक्चुअली कहता है। अब जैसे जलीय परितंत्र में सबसे अधिक उत्पादकता ज्वार नदमुख में होता है, जिसे एस्चुरी में होता है। इस क्षेत्र में या जहां होता है वहां पे खारा पानी, मीठा पानी का मिश्रण होता है। इस क्षेत्र में नदी जल और समुद्री जल आपस में मिलते हैं। नदी द्वारा लाए गए अवसादों से इनकी उत्पादकता क्या होती है? अधिक बढ़ जाती है। उससे हम एस्चुरी या ज्वार नदमुख के नाम से जानते हैं। जैसे जहां पे ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहां पे खूब कोहरा पड़ता है, और जब खूब कोहरा पड़ेगा खूब मछलियां मिलेंगी। दुनिया में जहां जहां ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है वहां पे खूब मछलियां पाई जाती हैं। क्या होती है? बहुताय मछलियां पाई जाती हैं दुनिया में जिन जिन क्षेत्रों पे ऐसा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संसार, अच्छा इसका उत्तर क्या था? हाँ, ये हो गया ना, ए सही है। अगला, संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? बताइए। आज की क्लास में मैंने बताया था, आपने सुबह की जब क्लास पढ़ा था मैंने बताया संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। अभी जस्ट ये प्रश्न भी आया था भैया, प्रशांत महासागर है जिसकी सबसे गहरी खाई क्या है? मेरियाना ट्रंच है, मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त या ट्रेंच है। कितनी है? 11,022 मीटर या 11,005 मीटर। अलग अलग किताबों में अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं। दुनिया की सबसे गहरी जो महासागर है वो क्या है? मेरियाना ट्रंच। कहां पे? प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशियन में। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। अगला है, पृथ्वी पर सबसे गहरा गर्त कौन सा है? बताइए। फिर आ गया प्रश्न, पृथ्वी सबसे बड़ा गहरा गर्त क्या है? सरफेस एंड डिपोजिशन क्या होगा? बताइए क्या होगा? फिर वही है, लिखना चाहे लिख लें, मेरियाना की खाई या मेरियाना गर्त। ये कहां है? लिख लीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच है, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास स्थित है। जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास स्थित है, फिलीपाइंस के पास स्थित है, इसलिए इसका उत्तर दूसरा या बी होगा। जैसे आप जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है बताइएगा। ये काफी लंबा टॉपिक है, इसे समझाने के लिए मुझे वर्ल्ड का मैप चाहिए, और मेरे पास वर्ल्ड का मैप है नहीं, बनाने में थोड़ा समय लगेगा और आप लोग भागना शुरू कर देंगे।
लिखिएगा यहां पे, एल नीनो एक उष्णकटिबंधीय जलधारा है। एल नीनो एक उष्णकटिबंधीय जलधारा है जिसका उद्गम स्थल दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली और पेरू तट के, चिली एक देश है, चिली और पेरू तट से 180 किलोमीटर की दूर दक्षिण दिशा में प्रभावित होती है। एल नीनो गर्म जलधारा है जिसके आगमन से सागरी जल का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, और जब यह आता है तो पूरी दुनिया का तापक्रम बदल देता है। इसी को बदले हुए रूप को दक्षिणी दोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी दोलन कहते हैं। जब एल नीनो आता है तो जहां पे वर्षा होना चाहिए वहां पे सूखा हो जाता है, और जहां पे सूखा होना चाहिए वहां पर भयंकर वर्षा होती है, और इसकी बहन का नाम है ला नीनो। और जब वह आती है तो घनघोर वर्षा करती है और भारत में बाढ़ आ जाते हैं। एल नीनो का प्रभाव 4 से 5 वर्षों में देखा जाता है। तो ये था एल नीनो, ये था एल नीनो जिसके बारे में मैंने व्याख्या कर दिया। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, जलधारा को अंग्रेजी में करंट कहते हैं। उद्गम के स्थान पर जलधाराएं जहां से उद्गम होती हैं उस आधार पर उसके नामकरण होते हैं। दो समुद्रों को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? क्या गजब का प्रश्न है, क्या गजब का प्रश्न है। दो समुद्र को जोड़ने वाली पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा, और नहीं जवाब देंगे तो हम आपको डिफाइन करेंगे। बताइए, आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए इसके बारे में मैं विस्तृत व्याख्या करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे और अपना कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और साथ में नोट डाउन करते रहेंगे। तो क्या आप हमारे साथ इस टॉपिक को नोट करेंगे? अगर नोट करेंगे तो आप स्वयं नोट करिएगा, इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आपने लाइक नहीं किया, मुझे लग रहा है कि पैसे करते हैं। लाइक मैं इसलिए कहता हूं करने के लिए, सब्सक्राइब मत करिए, लाइक करिए, ताकि बाद में कोई वीडियो देखे उसे लगे कि सर ने ठीक ठाक पढ़ाया है, और बेहतर लग रहा है तो शेयर करिएगा। कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा। ये हमारे भारत का मैप हो गया। क्या हो गया? ये विश्व का मैप हो गया। अब यहां पे प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि भारत और ये क्या है? श्रीलंका एक जल से जुड़ते हैं। किस जल संधि से? ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या है? बंगाली खाड़ी, ये क्या है? हिंद महासागर। इनको जोड़ने के लिए बीच में एक जल राशि, जलधारा है। इसके बारे में ये देखते हैं। पहले थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। मैं यहां से भारत का दक्षिण का हिस्सा काट के रखिए, तो यहां पे तमिलनाडु है। ध्यान सुनिएगा, यहां पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु के पास में यहां से छोटा हुआ निकला हुआ द्वीप है जिसे कहते हैं पंबन द्वीप। क्या कहते हैं? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के पूर्व में, अगर यहां से पंबन द्वीप को काट के निकाल ले तो पंबन द्वीप कुछ ऐसा दिखेगा। इसके पूर्व में, पंबन द्वीप के पूर्व में रामेश्वरम है, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां पे माननीय कलाम जी का जन्म हुआ था, जन्मस्थली है। यहां से लेकर धनुषकोडी, ये यहां के आगे क्या? धनुषकोडी है। माने क्या क्या? पंबन द्वीप, पंबन द्वीप के पास रामेश्वरम, रामेश्वरम के पास क्या था? धनुषकोडी। धनुषकोडी से लेके श्रीलंका के तलैया मन्नार तक एक प्रवाल भित्ति की पट्टी है, जिसे हम राम सेतु कहते हैं, जिसे हम आदम का पुल कहते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी यहीं से जाकर लंका पे फतह किए थे। तो उसके पूर्व की खाड़ी का निर्माण होता है, उसे कहते हैं पाक की खाड़ी, और उसके दक्षिण को कहते हैं मन्नारी खाड़ी। ये दोनों जिससे जुड़ते हैं एक जल संधि होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य या मन्नार की खाड़ी के रूप में जाना जाता है। तो जब यहां पे प्रश्न क्या था कि दो बड़े जल राशि को जोड़ने के विस्तार को जल डमरू मध्य कहते हैं, जो यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो यहां पे है, कहां पे? भारत और श्रीलंका। प्रश्न अगर पूछ दे परीक्षा में कि भारत और श्रीलंका कैसे अलग होते हैं या कैसे जुड़ते हैं, तो दोनों का उत्तर एक ही है, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल डमरू। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? आइए अब इस प्रश्न का जवाब स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। आपकी इच्छा, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर ले, मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा। जिनको पढ़ना पढ़े, जिनको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दोबारा उस क्वेश्चन अगर आ जाए दिमाग में गलत ना हो।
तो हमने ये देखा इसका उत्तर क्या होगा, जल डमरू मध्य। माने दो समुद्र को जोड़ने वाले पानी के संकीर्ण विस्तार को क्या कहते हैं। यहां पे कोई दिक्कत, कोई समस्या, आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। आगे प्रश्न के लिए बढ़े। आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, कहना पड़ता है। आपकी संख्या इतनी ज्यादा, अगर शेयर करेंगे, एक एक लोग भी अगर जुड़ते तो संख्या बढ़ जाती। हाँ, वो लिखने में त्रुटि हो जाती संजीव जी, उसके लिए घबराइए नहीं, हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगला क्या है, भौम जल स्तर का पुनर्भरण निर्भर करता है। भाई ये तो सरल सा सवाल है, इसका जवाब सही दीजिएगा। कह रहा है कि भौम जल स्तर का पुनर्भ्रमण निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। और मैं जल्दी इतिहास की क्लास शुरू करने वाला हूं ऑनलाइन। इसी तरह से आप लोग बताइएगा कि इतिहास कब से शुरू किया जाए। भौम जल स्तर का पुनर्भ्रमण किस पर निर्भर करता है, तो भौम जल स्तर का पुनर्भरण उस क्षेत्र के उच्चावच पर निर्भर करता है, ये लिख लीजिएगा। अब यहां से प्रश्न उठता है, उच्चावच किसे कहते हैं। जैसे मैं जौनपुर से हूं तो जौनपुर का उच्चावच 6 मीटर है। उच्चावच माने किसी भी स्थान के उभरे और नीचे भाग के अंतर को हम उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। तो भौम जल स्तर, अंडरग्राउंड वाटर का जो पुनर्भरण निर्भर होता है वह उस क्षेत्र के उच्चावच से होता है। अब मैं उच्चावच से एक प्रश्न पूछूं आपको कि भारत में कौन सा ऐसा जिला है, कौन सा ऐसा शहर है जिसका पूरा भौम जल स्तर खत्म हो चुका है। भारत का कौन सा ऐसा जिला है, भारत का कौन सा ऐसा जिला है जिसका अंडरग्राउंड वाटर, भौम जल स्तर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। नाम बताइएगा क्या है। हाल ही में भी अर्थशास्त्र की क्लास पढ़ाएंगे और इतिहास की प्रैक्टिस से, कोई दिक्कत नहीं, जो कहेंगे वो पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, नहीं बताएंगे जिला, कमेंट करिए। तब तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, विशालतम महासागर कौन सा है, बताइए। अभी कितनी बार आपको बताना होगा भैया विशालतम महासागर कौन सा है। हाँ, कौन सा विशालतम महासागर है, बताना पड़ेगा। नहीं बताना पड़ेगा तो कॉपी कलम निकालिए, लिखिए लिखिए। मैं जो बोलने जा रहा हूं आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं। अगर आप चाहते हैं लिखना तो लिखिए, लिखिएगा। पहला, इसका उत्तर तो पता, मैं उत्तर जानता हूं, सब बताएंगे, प्रशांत महासागर। आइए महासागर पढ़ते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में महासागर का जिक्र है। कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखिए, नोट डाउन करिए, क्योंकि आप ई लर्निंग में दुर्गेश से पढ़ रहे हैं, आप दुर्गेश सर से पढ़ रहे हैं। आपको विकल्प नहीं लिखना है, आपको उसकी विस्तृत व्याख्या लिखनी है। लिखिएगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर क्षेत्रफल का विस्तार, लिखिएगा, प्रशांत महासागर का विस्तार 16 करोड़ 62 लाख 42 वर्ग किलोमीटर तक है। लिखिएगा, प्रशांत महासागर का विस्तार 16,62,42,000, कहीं आपको 40 मिल जाएगा, कहीं 42,000, कहीं 40,000, 16,62,40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तारित है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान जो है उसे हम मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त कहते हैं, जिसकी गहराई 11,022 मीटर, कहीं 11,033 मीटर, कहीं 11,005 मीटर मिलता है। यह तीनों एक ही है, अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती है। लिख लीजिएगा, सारे लिखवाऊंगा, एक केवल नहीं, सभी लिखवाऊंगा। प्रशांत महासागर पूरे पृथ्वी पर 16,62,40,000 कहीं 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है, जिसकी सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त, जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, जिसकी गहराई कहीं 10,022 मीटर, 10,033 मीटर, 10,005, 11,033, 11,022, 11,005। अगला लिखिएगा, सेकंड, अटलांटिक महासागर। अगली हेडिंग डालिएगा, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, अटलांटिक महासागर। डालिए हेडिंग आपने, अटलांटिक महासागर। लिखिएगा, 8,65,00,000 8,65,00,000 60,000
किलोमीटर स्क्वायर तक फैला है। लिख लीजिए, नोट डाउन करिए। 8,65,60,000 वर्ग किलोमीटर तक अटलांटिक महासागर फैला। नोट डाउन करिए, अटलांटिक महासागर जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, इसका सबसे गहरा गर्त क्या है बताइएगा। देखते सबसे पहले कौन बताता है, जवाब दीजिएगा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा होगा, जवाब दीजिएगा। देखते सबसे सही जवाब कौन देता, सबसे सटीक जवाब कि मैरियाना ट्रेंच के बाद दूसरा अटलांटिक महासागर का सबसे गहरी क्षेत्र का नाम क्या है, जवाब दीजिए क्या है जल्दी से। प्यूटोरिका है, लिखिए प्यूटोरिका। यह अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा प्यूटोरिका सबसे गहरा है 9,460 मीटर। 9,460 मीटर है। यहां पे एक प्रश्न बना कि दुनिया का दूसरा सबसे गहरी गर्त दूसरी महासागर कौन सी है, तो अटलांटिक महासागर है, जिसकी गहराई 8,65,60,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सबसे गहरी खाई क्या है, प्यूटोरिका गर्त है 9,460 मीटर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपने लिख लिया। अगला लिखिएगा, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, तीसरे स्थान पर हिंद महासागर। तीसरा लिखिएगा हिंद महासागर, ये नंबर 3 डालिएगा, हेडिंग हिंद महासागर लिखिएगा। हिंद महासागर 7,34,30,000 7,34,30,000 किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, जिसकी सबसे गहरी ट्रेंच, सबसे गहरी खाई सुंडा गर्त है। सुंडा गर्त कौन सा है, सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई 7,542 मीटर है। लिख लीजिएगा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई तो सुंडा गर्त है 7,542 मीटर, जिसका क्षेत्रफल है 7,34,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे फैला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको जो मैं डेटा लिखवा रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मजेदार है। वास्तविकता मानिए, ये डेटा आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा। आगे लिखिएगा, अगला है आर्कटिक महासागर। अगला क्या है, आर्कटिक महासागर। इसे उत्तर ध्रुवी सागर कहते हैं। ये चौथे नंबर पे आता है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से ये चौथे नंबर पर आता है, जो 1,32,00,000 यह है आपका 1,32,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल फैला हुआ दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है, जिसका गहरा गर्त अप्राय है। क्या है, अप्राय। अप्राय है। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा है, जिसे उत्तरी ध्रुवी महासागर या आर्कटिक महासागर कहते हैं। अप्राय है, ठीक। इसका डेटा गहराई मुझे नहीं याद है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इसकी गहराई मुझे नहीं याद है, नहीं तो मैं इसकी गहराई लिखा। अप्राय की गहराई मुझे नहीं याद है, जरूरी नहीं मुझे सारे डेटा याद हो, उसके लिए माफी चाहते हैं। अप्राय की गहराई मुझे नहीं याद है, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अप्राय है, यह उत्तरी ध्रुवी या आर्कटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त है, ठीक, ध्यान से लिखिएगा। और सबसे बड़ी बात, अब लिखेंगे अंटार्कटिक महासागर, जिसे दक्षिणी ध्रुवी महासागर कहते हैं। दक्षिणी ध्रुवी या अंटार्कटिक महासागर जो है, उसकी भी क्षेत्रफल तो नहीं है मेरे पास, और वो पांचवा सबसे बड़ा महासागर है। अंटार्कटिक, ये आर्कटिक महासागर है, अगला अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी ध्रुवी महासागर।
अच्छा, उसका भी मेरे पास डेटा नहीं है क्योंकि वो उतना डीप में मतलब बहुत दिन हो गया पढ़े, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। जो 4 बड़े थे मैंने आपको लिखवा दिया। प्रशांत महासागर, जिसकी गहरी मेरियाना ट्रेंच है, जिसका क्षेत्रफल 16,62,40,000 है। मेरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर है। अटलांटिक महासागर, जिसकी क्षेत्रफल जो है वो 8,65,60,000 वर्ग किलोमीटर है। 11 स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है 9,460 मीटर। तीसरे पे हिंद महासागर है 7,34,30,000 वर्ग किलोमीटर। सबसे 11 स्थान सुंडा गर्त है 7,542 मीटर। आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव जिसे कहते हैं, जिसका क्षेत्रफल 1,32,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी 11 स्थान अप्राय है। बस अप्राय गर्त, गर्त का नाम है सबसे जी। उसके बाद अंटार्कटिक महासागर, उसका मुझे नहीं याद है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। 5 बड़े महासागर मैंने आपको पढ़ा दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। देखिए जितना मुझे बता था मैंने उतना बता दिया, उसके लिए जब नहीं आता उसके लिए माफी चाहता हूँ। ठीक है यार, हम भी इंसान है। ठीक है, कभी कोई डेटा भूल जाता है तो इंसान ही ना। अब उसमें कमेंट मत करिएगा, अगर आपको मिल जा रहा है तो हमें जवाब। अगला है, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? धारा करंट कहते हैं। बताइए, पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? जवाब दीजिएगा। फॉरगेटिंग इज द ह्यूमन नेचर, भूलना मनुष्य का स्वभाव है। अब पांचों याद था, बहुत दिन हो गया पढ़े। अभी यूपीएससी देते थे तो पढ़ रहे थे। ठीक है, अब बताइए पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? ध्यान से देखिएगा, पश्चिमी यूरोप में ठंडा प्रदेश है तो वहां पे गर्म चाहिए, तो पहली बात गर्म जल धारा कौन सी होगी? तो लैब्राडोर, कैनरी, उत्तर विश्वती धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। तो देखिए धारा के जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे हमने धारा का अध्याय है, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग उस तथ्यों को पढ़ लेते हैं कि जो गल्फ स्ट्रीम की धारा, सही बताया जिन्होंने, गल्फ स्ट्रीम की धारा आपने सही बताया। लिखेंगे, कुछ लिखेंगे, लिखिए, कॉपी कलम निकालिए, शेयर कर दीजिए यार, शेयर कर दीजिएगा। लिखेगा ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर आप कॉल करेंगे, ऑनलाइन क्लास के लिए मिल जाएगा। लिखेगा गल्फ स्ट्रीम की धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा एक उष्ण जल या गर्म जल धारा है। गल्फ स्ट्रीम की धारा एक गर्म जल धारा है, एक गर्म जल धारा है, जिसकी जो 20 अंश उत्तरी अक्षांश, जो 20 अंश उत्तरी अक्षांश, जो 20 अंश उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर, जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर, मैक्सिको से निकलने के बाद उत्तर पूर्व की दिशा की ओर 60 अंश उत्तरी अक्षांश, 60 अंश उत्तरी अक्षांश, 60 अंश उत्तरी अक्षांश पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रभावित होती है। मैक्सिको खाड़ी कहां है? ध्यान समझिएगा, अगर आप वर्ल्ड के मैप एटलस लेकर बैठे होंगे तो जहां पे उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का मिलन होता है वहीं पे मैक्सिको खाड़ी है। वहां से उसके उत्तर में 20 डिग्री उत्तर अक्षांश से निकलकर गल्फ स्ट्रीम 60 अंश उत्तरी अक्षांश कहां पहुंचती है? कहां पहुंचती है? इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। यही धारा उत्तर में अटलांटिक प्रवाह के नाम से विख्यात है। लिख लीजिएगा, इसी धारा को उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से भी जानते हैं। गर्म धारा, गर्म जलधारा, क्योंकि गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा जब ठंडे भागों में पहुंचती है, या गर्म जलधारा जब ठंडे भागों में पहुंचती है तो वहां का तापमान कम नहीं होने देती। ध्यान सुनिएगा, अब बताइए, कहीं ठंडी पड़ रही, यूरोप का पश्चिमी भाग ठंडा था, और जब गर्म जलधारा पहुंचेगी वहां के क्षेत्र क्या करेगी? गर्म करेगी। और जब गर्म करेगी टेम्परेचर कम होगा? नहीं होगा, मतलब टेम्परेचर कम नहीं होने देगी बल्कि तापमान बढ़ा देगी। जब तापमान बढ़ जाएगी तो सर्दियों में भी अपेक्षाकृत गर्मी का आभास होगा, जिसकी वजह से
वहां के बंदरगाह खुले रहते हैं और उत्तर पश्चिमी यूरोप के तटीय देशों की आदर्श जलवायु के लिए गल्फ स्ट्रीम का बड़ा भाग उत्तरी अटलांटिक धारा है। मतलब जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, वर्ष भर बंदरगाह खुले रहेंगे और कितनी ज्यादा वहां के नागरिकों को फायदा होगा, वहां की जनता को फायदा होगा। ठंड नहीं ज्यादा पड़ेगी, नहीं तो वरना वहां पे 60 डिग्री पे बर्फ पड़ती और वहां पे पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह बंद हो जाते। लेकिन गल्फ स्ट्रीम की धारा की वजह से ही उसे वहां पे दिक्कत नहीं होती। इसका उत्तर क्या होगा, गल्फ स्ट्रीम की धारा। और ये लेब्राडोर की धारा है, सुन लीजिए इसके बारे में भी। ये लेब्राडोर की जो धारा है, इसका उद्गम कहां होता है? हाँ जी, हाँ जी जी, आपने सही बताया है। जो लेब्राडोर की धारा है ये कनाडा, जैसे यहाँ पे उत्तरी अमेरिका की कनाडा के ऊपर लेब्राडोर की खाड़ी है, जहां पे ग्रीनलैंड महाद्वीप पड़े ना, ग्रीनलैंड के पश्चिम में कनाडा है, कनाडा के ठीक ऊपर में क्या है, लेब्राडोर की खाड़ी है, वहीं से निकलती है लेब्राडोर की धारा। इसमें आइसबर्ग आते हैं। आपने टाइटन देखा होगा, नहीं देखा होगा देखिएगा, टाइटन इसका जिक्र है, ठीक है। तो जहां पे टाइटन आगे टकराता, आइसबर्ग का एक हिस्सा ऊपर होता है, 9 हिस्सा नीचे होता है, ठीक है। तो आइसबर्ग टकराता है तो वहीं से आइसबर्ग आता है। और इधर से गल्फ स्ट्रीम, लेब्राडोर कहां पे मिलती हैं, जहां पे मिलेंगी वहां पे दुनिया की सबसे ज्यादा मछलियां मिलेंगी। क्यों? जहां पे ठंडी और गर्म जलधाराओं का मिलन होता है, वहां पे ठंडी और गर्म दोनों मछलियां मिलती है, क्योंकि वहां पे प्लैंकटन वनस्पति मिलती है, जिसकी वजह से दुनिया की जितनी भी मछलियों के सबसे ज्यादा स्थान होंगे वहां पे गर्म और ठंडी जलधाराओं का मिलन होगा। इस प्रकार इस प्रश्न के विकल्प और ऑप्शन क्लियर हो गए। अगर किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, वरना आगे चले। ये देखने में छोटा है, लेकिन मैं व्याख्या पूरे विधिवत करूंगा, जितना मेरे पास ज्ञान है मैं आपको दूंगा, ताकि आप भी बेहतर स्कोर करें और आप भी उस ऊंचाई पे, उस बुलंदियों तक जाए जहां तक आप जाने का सपना सच है। और इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आए सभी को बताइएगा देखने के लिए, शेयर करना नहीं। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए। किसी का 5 मिनट में देखकर मूल्यांकन नहीं कर सकते। मेरे वीडियो के 11-12 पार्ट को देखिए, 12 पार्ट को देखिए, 20 पार्ट को देखिए, जितने पार्ट अभी तक बने हैं, तब जाके समझ में आएगा, मूल्यांकन होगा कि व्यक्ति कैसा पढ़ाता है। दूर से छींटाकशी मत करिए, ठीक। और मैं क्लास के अलावा अन्य किसी टॉपिक की बात नहीं करता, क्योंकि यहां पे अगर 200 लोग देख रहे हैं, 500 लोग देख रहे हैं, 500 लोग 500 टॉपिक की डिमांड करेंगे, तो मैं तो पढ़ा चुका। कोई कहेगा वनस्पति पढ़ाओ, कोई कहेगा सागर पढ़ाओ, कोई कहेगा महासागर पढ़ाओ, कोई कहेगा द्वीप। हम क्रम से बढ़ेंगे, जो मेरे पास प्रश्न आएगा मैं उसकी व्याख्या करूंगा। बाकी आप क्लास में है, क्रम से चलेगा, हम आप क्रम से ही पढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑनलाइन क्लास नोट्स भी हमारे उपलब्ध है। अगला है ग्रेट बैरियर रीफ। जहां पे ग्रेट शब्द लग जाए वहां पे 90% ऑस्ट्रेलिया में होता है, लिख लीजिएगा। जहां पे, अगली बार से मैप का यूज करेंगे, मैप नहीं इसी वजह दिक्कत हो रही है। जहां पे ग्रेट शब्द लग जाए वह ऑस्ट्रेलिया में होता है। बाकी आप खुद समझदार है। किसके स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ? कहां है? इसे कोरल कहते हैं, कोरल रीफ, इसे कोरल। ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वोत्तर श्रेणी में स्थित है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया की उत्तर पूर्वी 7 समुद्र में प्रवाल भित्ति से ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। अगर हम यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया बना दें इस तरह से ऐसे, तो इसका जो पूर्वोत्तर जो किनारा है वो ग्रेट बैरियर रीफ है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति की पट्टी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, अरे वाह, तो बड़ा मस्त प्रश्न है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। चलिए मिलान करिए आप लोग, देखते हैं कौन मिलान करता है। यहां पे आपको कुछ ये जो दिख रहा है ये कुछ स्थानीय पवनों के नाम है या तो कुछ हवाओं के नाम है। तो बताइए, मैच कराइए, जल्दी से मैच कर दिए। कौन मैच कराता है पहले बताइए, जल्दी से मैच कराइए सभी लोग। अरे भैया इतना धीरे क्यों?
नोट्स ऑनलाइन मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर सभी चीजें उपलब्ध है। जवाब दीजिएगा, क्या वीडियो साफ नहीं चल रहा है क्या? जवाब दीजिएगा, क्या सभी लोग कमेंट करें जल्दी से, वीडियो साफ चल रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। आवाज साफ आ रही है, वीडियो साफ चल रहा है या नहीं, वीडियो साफ चल रहा है नहीं, आवाज साफ आ रही है नहीं, वीडियो क्लियर है? ओके, थैंक यू। देखिए यहां पे हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, इसमें क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन होता है, चक्रवात होता है, उसे विली विली कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विली विली कहते हैं, लिख लीजिएगा। चीन की जो स्थानीय पवन होती है उसे टाइफून कहते हैं। चीन की जो स्थानीय हवा होती है या जो वहां पे चक्रवात चलती है उसे टाइफून कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसे विली विली के नाम से जानते हैं। लिखते चलिएगा, लिख लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फ्रांस का बताइएगा, फ्रांस का मिस्ट्रल स्थानीय हवा, इसका नाम है मिस्ट्रल। फ्रांस में मिस्ट्रल चलती है। वेस्ट इंडीज में प्रभंजन या हरिकेन के नाम से चलती है। प्रभंजन है अर्थात उत्तरी अमेरिका का पूर्वी क्षेत्र। ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, रट्टा नहीं मारना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रांस का मिस्ट्रल स्थानीय पवन है, स्थानीय हवा है। टाइफून चीन की, ऑस्ट्रेलिया की विली विली, वेस्ट इंडीज की प्रभंजन। प्रभंजन कॉन्सेप्ट क्लियर? स्क्रीनशॉट लेंगे या नहीं लेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेयर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्कोर करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कौन सा विकल्प सही होगा ये राम जाने, ये राम जाने कौन सा सही था, भगवान जाने, मैं तो भूल आ गया। अब आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, निम्न में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनाती है? अभी हमने पढ़ा था एक्चुअली डेल्टा, इसी सेक्शन में पढ़ा था, आज के स्लाइड में पढ़ा था ज्वार नदमुख, एक्चुअली, और इसी तरह डेल्टा भी होता है। तो बताइए भैया कौन सी ज्वार नदमुख बनाती है? तो याद रखिएगा, जो भारत की नदियां अरब सागर में गिरती है वही, तो न गंगा गिरती है, न गोदावरी, न महानदी, बची ताप्ती, तो ताप्ती नदी है। एक लाइन लिखेंगे क्या आप लोग? अगर आपकी आदेश हो तो मैं एक लाइन लिखवा दूं, लिखिएगा। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी लिखिएगा। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और पश्चिम की ओर, और पश्चिम की ओर नर्मदा के समानांतर, और पश्चिम की ओर नर्मदा के समानांतर एक द्रोणी बेसिन में, एक द्रोणी बेसिन में लगभग 274 किलोमीटर यात्रा करती है। द्रोणी बेसिन बाद में पढ़ेंगे, द्रोणी बेसिन क्या है। द्रोणी बेसिन, द्रोणी बेसिन जिसकी लंबाई लगभग 274 किलोमीटर लंबी यात्रा करती है। यह नदी ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख बनाती कौन? ताप्ती। और यह भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है। कहां में? भ्रंश घाटी में, भ्रंश घाटी में बहने वाली, भ्रंश घाटी अर्थात रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में बहने वाली एक नदी है। ठीक, रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में बहने वाली एक नदी है। आप लिख लीजिएगा, आपको किसी प्रकार के समस्या हम नहीं देंगे। हम उन अध्यापकों में से नहीं है जो 4 क्वेश्चन रट के आएंगे, आपको लिखवा के चले आएंगे। हम आपको, मेरे पास जितना ज्ञान है हम आपको देंगे, बाकी आपकी इच्छा, आप उसे कितना सजो सकते हैं। ठीक, गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी ये सब डेल्टा का निर्माण करती हैं। शेयर करना ना करना आपकी मन। कुछ लोग अनलाइक करने के लिए भी आते हैं, आप भी देखिएगा वीडियो खत्म होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये अनलाइक करेंगे, लेकिन मेरा ये आत्मा कहता है यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं डालता जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है, और घमंड और विश्वास में इतना फर्क है। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है, मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड है। और ये कोई इतना विस्तृत व्याख्या, इतने डीप में व्याख्या नहीं करता। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? माने निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जल धारा का उदाहरण है?
आइए आपके सभी डाउट हम क्लियर कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है ये बेहतर चैनल है तो आइए पूरा हम आज लिखेंगे, सभी जलधाराओं को लिखेंगे। बताइए, आइए पूरी धाराओं को मैं लिखवाऊंगा और आप आज के बाद ये बात याद रखिएगा कि आप वही पढ़िएगा जहां सिलेक्शन हो। आप वो पढ़िए जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जो सामने वाले आपके प्रति ज्ञान हो। पढ़ाने के लिए सब अध्यापक बन जाते हैं, किताब रखते हैं और वाच देते हैं। मुझे वैसी पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं करानी। आइए लिखिएगा, कनारी की धारा, ये पूछा प्रश्न है, सुपर टेट की परीक्षा में पूछा प्रश्न है। देखिएगा, मैं बहुत ज्यादा चैनल खंगाला नहीं, कभी मुझे मौका ही नहीं मिला। कनारी धारा, कनारी की धारा एक ठंडी धारा है। कनारे की धारा एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के धारा पूरा लिखवाऊंगा आज, पूरी धारा लिखवाऊंगा, लिखिएगा पूरी धारा लिखिएगा। कनारी की धारा एक ठंडी धारा है। कनारी की धारा एक ठंडी धारा है जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे, लिख लिया, मडेरिया तथा केप वर्ड, मडेरिया तथा केप वर्ड, मडेरिया तथा केप वर्ड के सहारे, जो मडेरिया तथा केप वर्ड के सहारे के बीच से प्रवाहित होती है। यह धारा विषुवत रेखी धारा से मिल जाती है। यह धारा आगे चल के विषुवत रेखी धारा से मिल जाती है। अब कुछ की पॉइंट लिखवाएंगे, लिखिएगा प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा, लिखिएगा, हेडिंग बनाइएगा, पहली हेडिंग प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधारा लिखिए, मैं लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, लिखिएगा, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं, हेडिंग बनाइएगा, लिखिए, पहला उत्तरी विषुवत रेखी धारा, गर्म जलधारा लिखवा रहा हूं, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा, हेडिंग बनाइए, पहले दोबारा हेडिंग बनाइए, लिख लीजिए, काम देगा परीक्षा में। एक प्रश्न पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया, देख लीजिए उठा के, चाहे आप सुपर टेट की तैयारी करें, चाहे बीयू की तैयारी करें, चाहे एनटीपीसी करें, किसी की तैयारी करें, जीएस आपके लिए रामबाण है। थैंक यू। देखिएगा, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, क्यूरेशियो की धारा, उत्तरी प्रशांत जलधारा, अलास्का की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, दक्षिण विषुवती धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, विपरीत विषुवत रेखी धारा। ये सभी धाराएं प्रशांत महासागर की गर्म जल धाराएं थे। लिखना चाहे लिख ले, अलास्का की धारा, सुसीमा की धारा, उत्तरी प्रशांत की जलधारा, विषुवत रेखी जलधारा जो आगे चल के गल्फ स्ट्रीम की धारा कहलाती है, अटलांटिक महासागर की, प्रशांत की नहीं है, ध्यान से देखिए, कोई कमेंट किया था। आगे लिखिएगा, प्रशांत महासागर की कुछ ठंडी जलधाराएं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं, क्यूराइल विषुवत रेखी धारा, ठंडी जलधारा है, ठंडी बोल रहा हूं, ठंडी, क्यूराइल की विषुवत रेखी धारा, कैलिफोर्निया की धारा, हम्बोल्ट या पेरू की धारा, हम्बोल्ट पेरू, अरे उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के पास, अंटार्कटिका की धारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। दोबारा बोल दे, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा, अंटार्कटिका की धारा, क्यूराइल की जलधारा, ये ठंडी जलधारा है प्रशांत महासागर की। अगली हेडिंग बनाइएगा, अटलांटिक महासागर, एकदम अटलांटिक महासागर, अब लिखिए गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा। देखिए इसमें लिखिएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा, पहला, अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था, गल्फ स्ट्रीम की धारा हो गया, उत्तरी विषुवत रेखी धारा, ये पूछे प्रश्न है, अभी गल्फ स्ट्रीम था, फ्लोरिडा की जलधारा,
दक्षिणी विषुवत रेखी धारा, ब्राजील की धारा, विपरीत विषुवत रेखी गिनी की धारा, इरमिंजर की धारा। इरमिंजर लिख लीजिएगा, इरमिंजर, ये पूछा प्रश्न है, इरमिंजर, पीसीएस ने पूछा इरमिंजर, जर की धारा, इरमिंजर की धारा, इरमिंजर की धारा। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं थी, जिसमें से प्रमुख पूछा जाता है गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा, ब्राजील, गिनी की धारा, इरमिंजर की धारा। ये 5 प्रमुख है जो पूछा जाता है। आगे लिखेगा, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। लैब्राडोर की धारा पूछा है, लैब्राडोर की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, बेंगुएला की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा जो ठंडी जलधारा है, कनारी की धारा, ये पूछा है, कनारी की जलधारा, कनारी, नॉर्वे की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। ये सभी अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। अच्छा, थोड़ा सा और लिखिएगा हिंद महासागर का, हिंद महासागर लिख लीजिएगा, बस 2 लिखवा देते हैं। हिंद महासागर लिखिएगा, हिंद महासागर के गर्म जलधारा, अगुलहास की जलधारा, अगुलहास, अगुलहास लिख लीजिएगा, अगुलहास, अगुलहास ये गर्म जलधारा है हिंद महासागर की। अगुल जलधारा, अगुलहास जलधारा, ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक ये भी हिंद महासागर की गर्म जलधारा, अगुलहास मोजाम्बिक लिख लीजिएगा, अगुलहास मोजाम्बिक ये हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। दक्षिण दक्षिण विषुवत रेखी धारा भी इसके अंतर्गत आती है। अच्छा, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा लिख लीजिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, शीतकालीन मानसून प्रवाह, परिवर्तनशील धारा। ठीक है, ये हो गया। अब अगर चाहे स्क्रीनशॉट ले ले, चाहे तो लिख ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गर्दन दर्द होने लगा पढ़ाते पढ़ाते। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी बर्फ में भंडारित है, बताइएगा। बीसी प्रश्न कराया यार, ज्यादा नहीं कराएंगे, लंबा वीडियो भी हो जा रहा है, तबियत भी साथ नहीं दे रही है। ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए हम आपको जल्दी ही बताएंगे। देखिएगा, संसार के स्वच्छ जल का कितना प्रतिशत हिमानी के रूप में है, बताइएगा। देखिएगा, लिख लीजिए, अच्छा पहले लिख लीजिए, मैं व्याख्या कर रहा हूं, लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, फिर मैं बातें बाद में तो लिखिएगा। पूरे दुनिया की कुल जलधारा का 97%, देखिए महाद्वीप जल है, इस जल का अगर जल 100% है, अपने आप में अगर जल को हम 100% मान लें, इसका जो 97% है ये महासागरों में है, जो खारे जल के रूप में है। 3% जल है वो मृदुल जल में है। 2 पॉइंट लिखा आपने, 2 बातें। अगर पूरी जल जो है, जो 70.8% जल को अगर 100% मान लिया जाए, तो 100% जल का 97% हिस्सा खारा पानी समुद्रों के रूप में है, जबकि 3% दिखाई दे रहा है ना, 3% ये मृदुल जल पीने योग्य है। इस 3% का 3/4, इस 3% का 3/4 माने लगभग 75% हिस्सा हिमानी या बर्फ के रूप में है, हिमानी या बर्फ के रूप में है। 3/4 या 75% हिस्सा बर्फ के रूप में है। ठीक, बर्फ के रूप में है। किसके रूप में? बर्फ के रूप में, चादरों के रूप में। इसलिए इसका विकल्प 70% सही होगा। मैं दोबारा बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। अगर पूरे जल को हम 100% मान लें, तो 97% लवणी जल है,
3% अलवणीय जल है, जो पीने योग्य मृदुल जल है। उस 3% का 3/4 या 75% हिस्सा हिमानी में बर्फ के रूप में संचित है। वही पूछा है प्रश्न में। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया आपको? समझ में आना बहुत बड़ी बात। वो पढ़ने वाले इस वीडियो को देखेंगे, बाकी मजाक करने वालों के लिए नहीं है ये। और इस वीडियो को तभी मजा आएगा जब आप पूरा देखेंगे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक, समझ में आया? अब पूरी जल की बात करें, पूरे पृथ्वी का, तो 70.8% जल, 29.2% स्थल। इसको अगर 100 मानेंगे तब है। कुछ लोग ने पूरा नहीं पढ़ा, हम ही को गलत ठहरा दे रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं। देखिए किसी ने भी कमेंट किया, मैं कह रहा हूं, मेरी बात को सुनिएगा। अगर पूरे दुनिया के जल को 100% माने तब का ये आंकड़ा है। ऐसे पूरा जल ये है भैया। गलत कहने पर थोड़ा देख लेंगे, मानता हूं मैं, इससे गलती हो सकती है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पूरा गलत बता रहा हूं आपको, मैं उल्टा बता रहा हूं, ऐसा नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें, बाकी आपकी इच्छा। कर लिया आपने? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रवाल भित्तियां समुद्री का प्रतिरूप है, कहां का? जवाब दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा। पूरी दुनिया में प्रवाल कहां तक पाए जाते हैं, लिख लीजिएगा। ये देखिए, ये पूरा हो गया आपका, ये यहां पे हो गया 0 डिग्री, यहां से 3.5 डिग्री रेखा गई है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। इसके नीचे 3.5 डिग्री रेखा गई जिसे कहते हैं मकर रेखा। इन रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है इससे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं हम इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। पूरी दुनिया में प्रवाल भित्ति यही, ध्यान से देखिएगा कि पूरी दुनिया में जो प्रवाल भित्ति होते हैं वो कहां मिलते हैं? यही मिलते हैं। 3.5 डिग्री ऊपर, 3.5 डिग्री नीचे, इसके ज्यादा बाहर प्रवाल नहीं मिलते। अगर कहीं डिग्री दे दिया है तो 20 और नहीं दिया है तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। देख लीजिएगा, देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर फिर कोई दिक्कत हो तब कमेंट करिएगा। अगर कोई दिक्कत हो फिर कमेंट करिएगा। गलत कहना आसान है, किसी को गलत ठहराना आसान है। इसका उत्तर क्या होगा? उष्णकटिबंधीय। तो इसमें क्या होगा? इसका मेन उत्तर क्या होगा? इसका विकल्प 2 इसका राइट आंसर। 2 क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। प्रवाल के विकास के लिए स्वच्छ जल आवश्यक है। तापमान चाहिए मॉडरेट, इसलिए प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं। कहां? उष्णकटिबंधीय महासागरों में, जहां सागर छिछरा होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, एक आंकड़ा, ये आप देख रहे हैं, ये भी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। यहां पे एक द्वीप हमारा है, ध्यान देखिएगा, यहां पे, जिसका नाम है लक्षद्वीप, जिसका नाम है लक्षद्वीप। यहां पे लक्षद्वीप की राजधानी कौरत्ती है। भारत का एक मात्र ऐसा द्वीप है जो प्रवाल पर बना है। किस पर? प्रवाल पे। यहां कोई स्थल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। भारत का एक मात्र ऐसा है जिसे कोरल कहते हैं, यहां पे मूंगा प्रवाल का बना होगा। ये लक्षद्वीप पूरा प्रवाल का बना द्वीप है, ये मिट्टी का नहीं है, प्रवाल का है। लक्षद्वीप की राजधानी कौरत्ती है। क्या है? कौरत्ती इसकी राजधानी है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, कुछ का कुछ बोल देते, कोई बात नहीं, भूल। देखिए किताब से देखकर तो पढ़ा नहीं रहे कि सशब्द हम उसको उच्चारण कर पाए, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। किताब में होता थोड़ा सशब्द हो सकता है, किताब न होने की वजह से कहीं दिक्कत हो जाती है, उसके लिए मैं सहृदय माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। फॉरगेटिंग इज द ह्यूमन नेचर। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हिमालय का बचा हुआ हिस्सा है। हिमालय पश्चिम में दक्षिण दिशा की तरफ घूमा था, जिसे पाकिस्तान में क्या कहते हैं? सुलेमान। अफगानिस्तान में हिंदुकुश। पूर्व में दक्षिण घुस गया, अराकानियोमा। उसके बाद फिर अंदर डूबता है बंगाल, फिर निकलता है, उसे अंडमान निकोबार द्वीप कहते हैं। इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं पूरा अंडमान निकोबार द्वीप पढ़ाऊंगा। ठीक, पूरा द्वीप एक वीडियो बनेगा, उसका 20 से 30 मिनट का वीडियो होगा, इतना आसान नहीं है। ठीक है, अगर कहीं गलती हो जाती है, अगर जल्दबाजी में कहीं अगर कोई शब्द उल्टा हो जाता है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। क्योंकि देखिए
बुक से पढ़ाना बहुत आसान है, कोई भी पढ़ा सकता है। खड़ा हुआ, किताब निकाला, वाचना शुरू कर दिया। अब बात समझ रहे हैं, यहाँ खड़ा होना और आपके प्रश्नों का जवाब देना, लाइव प्रश्नों को हल करना, ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है कि मैं एक बार लिख ले रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके देख ले रहा हूँ, फिर पढ़ा रहा हूँ। जी नहीं, ये लाइव पढ़ रहे हैं मुझसे, मैं आपसे लाइव पढ़ा रहा हूँ, ये लाइव क्लास चल रही है, मैं और आपके बीच। जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं वो क्लास है ये। इसका उत्तर क्या होगा बताइए? इसका उत्तर ये होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, सुनामी तरंगे किससे उत्पन्न होती है? बताइए, मैंने कल पढ़ाया था, जवाब दीजिएगा। मैंने कल पढ़ाया था, इसीलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास छोड़ा मत करिए, रेगुलर पढ़ा करिए। टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिए, सर्च करिए दुर्गेश सर बिना स्पेस के। वहां पे मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन डालता हूं वीडियो का। यूट्यूब के भरोसे मत रखा, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता। अगर आपको बेहतर लगे तो टेलीग्राम पे जुड़िए और पढ़िए। मैं गारंटी लेता हूं एक दिन इसी चैनल पे आप कहेंगे वास्तव में सामान्य अध्ययन जीएस के लिए सबसे बेस्ट चैनल है, सीटेट की दुनिया में सबसे बेस्ट है। पर्यावरण, सामान्य अध्ययन, मैथमेटिक्स। देखिएगा, समुद्र के नीचे भूकंप मैंने पढ़ाया था कल, मैंने सुनामी के बारे में पढ़ाया था। जब एक काम करिए, थाली में पानी ले लीजिएगा और तेजी से लाइए, क्या होगा? तो पानी ऊपर आएगा, मतलब कि समुद्र के अंदर हलचल होता, हलचल भूकंप से होगा। और जब सुनामी समुद्रों के अंदर, महासागरों के अंदर हलचल होगा, उसकी वजह से क्या होगा? भूकंप आएगा। और वही भूकंप का जब जल बाहर आएगा तो वहां पे समुद्र के नीचे, इसका उत्तर ये होगा। ये सुनामी भाषा का शब्द है, पिछला वीडियो उठा के देखिए। आप लोग पूरी वीडियो देखा करिए, कोई भी क्लास मेरी मिस मत करिएगा, चाहे पेड क्लास के मेंबर हो, चाहे शाम वाली फ्री क्लास के मेंबर हो। मैं ऐसी करूं, डेली क्लास पढ़ा करिए, कोई क्लास मत देखो। आज मैं सुबह जो आज की पेड क्लास में जो मैंने आज पढ़ाया ज्योग्राफी का सेक्शन, एक बार पढ़िएगा, गारंटी एक किताब में उसके आंकड़े नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दो सागरों तो जलाशयों को जोड़ने वाली सागरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? कुछ देर पहले मैंने इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, जवाब दीजिएगा। बताइए क्या कहते हैं? अभी मैंने इसको क्वेश्चन को कराया था, जवाब दिए, देखते सबसे सही जवाब कौन देता है। अभी डायग्राम भी नहीं मिटा है, मैंने पढ़ाया था, मैंने देखिए पढ़ाया था यहां पे कि देखिए, जो इसे कहते हैं जब खाड़ी बड़ी होती है उसे बे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल। यहां गल्फ होती है, जहां पे मैंने कच्छ ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात पढ़ाया था। फिर मैंने वही बताया था कि ये भारत और श्रीलंका जल से जुड़ते हैं। कौन? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर जोड़ने के लिए एक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। इसलिए यहां इसको मैंने बताया, भी डायग्राम मिटाया भी नहीं है जी। ये क्लास लाइव है भैया, आप समझिए, लाइव क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझसे सीधा बात कर रहे हैं। इसका उत्तर क्या होगा? जलडमरू मध्य होगा। उत्तर क्या होगा? जलडमरू मध्य होगा। ठीक, आप बताइए आगे पढ़ने की इच्छा है या कल पढ़ा जाए? आप बताइए, कमेंट करिएगा ताकि हम लोग और आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आगे आपके ला दें ताकि आप बताएं। आपकी इच्छा, अगर आपकी इच्छा तो पढ़िए, वरना कल से इसके आगे शुरुआत करते हैं, क्योंकि 1 घंटे ज्यादा भी त्रास हो गई है, बाद में आपको दिक्कत होगी। ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 से जुड़ सकते हैं। डेली रेगुलर क्लास के लिए टेलीग्राम पे जुड़िएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस पे जुड़िएगा, इलानी में दुर्गेश सर। क्योंकि मेरी हालत हो चुकी, मेरा यहाँ गर्दन में पेन होने लगा और पैर बहुत तेज पेन हो रहा है, क्योंकि लगातार 2 घंटे, ये केवल लाइव क्लास है, उसके पहले क्लास भी पढ़ता हूँ, पेड क्लास भी पढ़ानी होती है, तो वहां भी मेरे साथ दिक्कत हो जाती है। 5 प्रश्न हल कर लेते हैं, 25 पूरा कर लेते हैं। अच्छा, 5 और हल कर लेते हैं। सागर तट की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? ये सागर तट की ओर जो जाने वाली तरंगे होती हैं उसे क्या कहते हैं? भूकंपी सिंधु या सुनामी कहते हैं। देखिए, समुद्र तट से
की ओर जाने वाली तरंग को क्या कहते हैं? भूकंपी सिंधु या सुनामी कहते हैं, जो जापानी भाषा का शब्द है। 5 मिनट पढ़ लेते हैं, 25 एक दिन में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब पल में परले हो गई, पहुरी करोगे का। आज का पढ़ा हुआ ज्ञान कल आपका समय और बचाएगा। हमारा दर्द कर रहा है, आपका नहीं ना। 5 मिनट और सह लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफाइन कम करेंगे बस। प्रवाल द्वीप इसमें से क्या होते हैं? बालू टिब्बा, झील, बालुकारोग, अंध स्थलीय समुद्र क्या होते हैं? अब कुछ लोग कह रहे सर ऑनलाइन क्लास अगर हम ज्वाइन करेंगे तो आपको वीडियो पूरा पुराना मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा, जो मैंने पढ़ा है वो भी मिल जाएगा। ये पेड क्लास वही ज्वाइन करेंगे जो मेहनती हो, बाकी लोग की जरूरत नहीं, मुझे संख्या नहीं दिखानी है। जो मेहनती हो, जो मेरी तरह मेहनत कर सके, वो जुड़े, बाकी कोई नहीं। प्रैक्टिस सेट डेली चलती है, डेली प्रैक्टिस सेट चलती है, कोई दिन ऐसा नहीं संविधान की और भूगोल की दोनों चलती है, आज एक ही चलेगी। प्रवाल एक मूंगा होता है, प्रवाल या कोरल एक जीव होता है जिसकी लंबाई लगभग 2.5 सेमी तक होती है, 2.5 इंच तक होती है। ये जहां भी रहते हैं ये छिछले समुद्र में रहते हैं। कहां रहते हैं? छिछले समुद्र में। दूसरी बात यह है, जहां छिछला समुद्र होता है, 1 मिनट 1 सेकंड काफी खत्म कर ले, जहां पे ये प्रवाल होते हैं वहां पे छिछला समुद्र होना चाहिए। माने अगर विश्व के मैप में देखें, वर्ल्ड के मैप में, तो व्हाइट जैसा होता है, व्हाइट हो जाता है। तो वहां पे ये जहां रहते हैं संख्या में, जैसे आपने मधुमक्खी देखा है, ध्यान सुनिएगा, प्रवाल समझा रहा हूं, प्रवाल, कोरल समझा रहा हूं, ध्यान से पढ़िए, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मन से पढ़िए। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है? मधुमक्खी का छत्ता देखा आपने? तो जहां अभी बात करते हैं बाद में पेड क्लास की, पहले सुन लीजिएगा। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो क्या मधुमक्खी एक होती है? नहीं, लाखों हजारों मधुमक्खियां होती हैं। वैसे जहां पे प्रवाल होते हैं, ध्यान सुनिएगा, वो हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में होते हैं। ये लगभग 2.5 सेमी लंबे होते हैं, 2.5 इंच लंबे होते हैं। ये चूना खाते हैं, चूने में रहते हैं। ये एक के ऊपर एक होते हैं, एक के ऊपर एक। ये तब तक आते हैं जब तक समुद्र की सतह को न प्राप्त कर ले। दूसरी बात, ये कैसे रहते हैं? ये जो घोंगा की तरह रहते हैं, कठोर खोल में रहते हैं। जैसे घोंगा आपने देखा होगा, देखिए वो डायग्राम बनाने नहीं आता, थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहते हैं। ये इस तरह से घोंगा देखिएगा, ऐसे कोरल या प्रवाल रहते हैं, ध्यान सुनिएगा। कोरल या प्रवाल ऐसे रहते हैं, ये कठोर खोल के अंदर रहते हैं, ठीक। अब कोई आता है अंदर घुस जाते हैं, और ये लगातार एक ऊपर एक तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक ये समुद्र के सतह को ना प्राप्त कर ले। और उसके बाद जहां रहते हैं करोड़ों की संख्या में रहते हैं। एक बात, उसके बाद इनके जमने से क्या बनती है? प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। जैसे सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में फैली है, दुनिया की सबसे बड़ी। दूसरी बात, भारत में लक्षद्वीप है। ये इनसे फायदा क्या होता है? ध्यान सुनिएगा। जैसे लक्षद्वीप के बारे में बताएं, जहां पे कोरल होता है, ध्यान सुनिएगा, सजीव जीव होते हैं, जहां पे ये कोरल होते हैं वहां पे खूब मछलियां पाई जाती हैं। ध्यान सुनिएगा, वहां पे मछलियां खूब पाई जाती हैं। कैसे? 2 बात। पहली, छोटी मछलियां पाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कारण क्या होता है कि छोटी मछलियां, क्योंकि जहां पे ये कोरल होते हैं, जैसे इस तरह से कोरल होते हैं, यहां पे ऐसे मान लीजिए कोरल है, तो बीच में जो गैप होती है, इसमें जो मादा मछलियां होती है अंडा देने के लिए जाती है। ध्यान से पढ़ लीजिए, किताबों में पढ़ेंगे याद नहीं होगा, मैं कहानी की तरह समझा रहा हूं, पढ़ लीजिए। ये जो गैपिंग होता है, इसमें मादा मछलियां जाती अंडा देने के लिए, क्योंकि उन्हें वहां पे सुरक्षा मिल जाती है, Z+ श्रेणी सुरक्षा मिल जाती है। तो यहाँ पे अंडा देने के बाद जब यहाँ से बच्चे होते हैं तो बच्चे यहीं टहलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे छोटी मछलियां पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? दूसरी बात, जब छोटी मछलियां पाई जाएंगी तो बड़ी मछलियां पाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि छोटी मछलियों खाने के लिए बड़ी मछलियां जाएंगी। और छोटी मछलियां करती क्या है? ये मूंगा जब अंदर घुसा रहता है अच्छे कछुए की तरह, तो जैसे बाहर निकलता है मछली खा जाती है। ध्यान सुनिएगा, ये मूंगा प्रवाल अंदर रहता है, खोल के अंदर, जैसे मुंह निकालता है मछलियां खा जाती हैं। तो यहां पे मछलियां मिलती हैं, कौन सी? छोटी। और जब छोटी मछलियां मिलेंगी वहां बड़ी मछलियां बहुतायत में आएंगी। बात स्पष्ट कि यहां पे मछलियां ज्यादा पाई जाएंगी। लेकिन अब वहां पे क्या होगा? मछलियों के साथ साथ वहां पे चीजें और मिलने लगी। क्या मिलती हैं? वहां पे मछुआरे मिलेंगे। और आजकल जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जब पानी की लहरें उठती हैं तो प्रकाश भी आगे पीछे होता है, तो देखने में एकदम जैसे आप
तिरंगा झंडा देखते हैं उस तरह कलर ऊपर नीचे होता है। इसलिए आजकल लोग पर्यटन के लिए भी जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, फिल्म की शूटिंग भी होती है, आपने देखा होगा पहनने के बाद अंदर पानी में जो जाते हैं यही जाते हैं। मतलब साफ है, इससे राजस्व इकट्ठा होता है, मछलियां मिलती हैं, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, आजकल लोग शादी भी रचाने यहां जाने लगे हैं, ठीक है, तो इतनी चीजें मिलती हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? तो इसलिए ये हमेशा पूरे ग्लोब पर केवल अभी प्रश्न आया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 23.5 ऊपर 23.5 माने कर्क और मकर रेखा के बीच ही इनका विस्तार होता है। तो यह प्रश्न क्या होगा, ये कहां होगा? इसका उत्तर होगा अंतःस्थलीय समुद्र। इसका उत्तर डी होगा। प्रवाल भित्तियों का निर्माण सागरी जीव, मूंगे या कोरल के अस्थिपंजों के समेकन या संयोजन द्वारा होता है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी स्क्रीनशॉट नहीं, मेरे जुबानी है। ऑनलाइन क्लास के बारे में लास्ट बात करूं, पढ़ाते समय बात नहीं करता। आप क्लास ज्वाइन करें ना करें कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पढ़ाते समय आपकी भविष्य से खिलवाड़ नहीं करता। ये मेरी आदत खराब कहिए अच्छी कहिए आपके ऊपर है। जलडमरू मध्य स्ट्रेट से क्या अभिप्राय है? जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न अभी आ चुका है और मैं चाहता हूं इसका जवाब आप सही दें। मैं चाहता हूं इसकी जवाब आप सही दें। मैं आपसे बातें करूंगा, मैं प्रतिदिन की तरह क्लास खत्म होने के बाद आपसे 5 मिनट में बातें करता हूं, लेकिन पढ़ाते समय कोई समझौता नहीं। अटैक टू टारगेट, हमें हमारा दृष्टिकोण तो अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। देखिए, जलडमरू का जो अभिप्राय है, 2 दृढ़ भूखंडों को विभाजित करने वाली जल की संकरी पट्टी, अभी मैंने पढ़ाया था। समुद्र के 2 विस्तृत क्षेत्र को मिलाने वाले संकीर्ण समुद्री विस्तार जो किसी स्थल संयोजी को विभंजन करे, अलग करे, सागर के अधिपलवन निमज्जित हो जाने का अपर्दन द्वारा निर्मित होता है। अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? अब बताइए विकल्प में से। राइट जवाब आप लोग के सी सही जवाब। अभी मैंने कितनी बार पढ़ाया भैया, मैं इसे कितनी बार आपको पढ़ा दिया, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। बताइए, अभी मैंने कई बार पढ़ाया फिर भी गलतियां कर दिया। अभी डायग्राम मिटा भी नहीं होगा, जो मैंने डायग्राम क्रिएट किया था वो अभी तक मिटा नहीं। ये देखिए, अरब सागर बंगाल खाड़ी को मिला रहे, कैसे गलत हुआ बताइए? आप लोग गलती कर जा रहे। बताइए, पढ़ाने के बाद यह हाल है। 2 महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी होगी। भूमि की पट्टी नहीं होगी यार, भूमि की बात ही नहीं हो रही है। जैसे मैंने पढ़ाया, पाक जलडमरू मध्य अरब सागर हिंद महासागर बंगाली खाड़ी को मिलाती है। आप समझिए बात को, कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी हो पाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जवाब दीजिएगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? वॉइस मिसमैच हो रही है, सॉरी। आइए इसको पढ़ते हैं। जवाब दीजिए भैया, जवाब दीजिए। क्या होगा और नहीं होगा तो लिखिए। लिखिए, कॉपी कलम निकालिए, लिखिए, इसको नोट डाउन करिए और टेलीग्राम पे जुड़े रहिए कल की क्लास के लिए। देखिए, महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग की जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के जो मुख्य भाग में पड़ता है, उसे महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। डायग्राम नहीं है, मैं आपको बेहतर तरीके से बताता। बहुत दर्द हो रहा है, पैर भी बहुत दर्द हो रहा है आज। खड़े खड़े पढ़ाना यार, लगातार कंटिन्यू। इसकी क्लासें खत्म हुई, दूसरी क्लास लगाना। इसके पहले गणित की क्लास पढ़ाया, फिर ये अभी तक पढ़ा रहा और था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी पढ़ाने की। एक प्रश्न और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम टेम्परेचर तली में
उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। यह आखिरी प्रश्न है, इसके बाद आज की टॉपिक खत्म करेंगे। आवाज साफ आ रही है? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आ रही? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। गिरता हुआ पानी सूर्य से गर्मी को सोख लेता है। तली के पानी में अधिक गतिज ऊर्जा होती है, गिरते हुए पानी गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? देखते हैं सबसे सही उत्तर कौन सा बताता है। एक और टीचर रखें तो मेरे मन के टीचर नहीं मिलते, हमें वैसे टीचर चाहिए जैसे हम हैं। मजबूरी ये है, अभी टीचर तो रखे हैं लेकिन वो नहीं है जो हम जैसे क्वालिटी चाहते वैसे मिल रही है। तो लोग सुबह पढ़ाते हैं, यहाँ नहीं आ पाएंगे, रात में कोई पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है ना। टीचर तो अच्छे अच्छे हमने रखे हैं, सीटेट के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए, सुपर टेट के लिए अच्छे हैं, लेकिन ऐसे पढ़ाना जीएस के लिए थोड़ा सा कम मिल पाते हैं, बाकी चीज़ के मिल जाते हैं। जीएस अपने आप में एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, उसके लिए गहन अध्ययन होना चाहिए, जो कई साल तक रगड़ा हो, जो कई साल तक कई परीक्षाओं के। आइए इसके बारे में देखें। देखिए, गिरते हुए पानी में, लिखिएगा, लिख लीजिएगा, आपके भविष्य में काम आएगा। गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा, गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। गिरते हुए पानी की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। इसका उत्तर सी या तीसरा सही है। यहां से ध्यान से देखिएगा, अभी सीटेट के लिए मैं कल वीडियो बना दूंगा कि यहां पे एक प्रश्न आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक बात यहां मैं आपको बता दूं कि गिरते हुए पानी के बारे में दो तीन बातें आपको बताना चाहूंगा कि उष्मा का सबसे बड़ा स्रोत में ये है, जैसे जब हम डैम बनाते हैं, जब डैम बनाते हैं हम लोग, तो डैम का जो पानी होता है उसे टरबाइन पे गिराते हैं। तो जो टरबाइन पे गिरता है, टरबाइन से उससे बिजली बनती है, एक बात। दूसरी बात, ज्वार भाटा जब आता है उससे टरबाइन से बनाते हैं। एक प्रश्न और हम आपसे बताना चाहेंगे, उसके बाद हम आपसे बातें करना शुरू करेंगे। आपने देखा होगा कि जब किसी भी झील के ऊपर बर्फ जम जाती है तो मछलियां कैसे जीवित रहती हैं? ये पूछा प्रश्न है, ये परीक्षा का पूछा प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है, यदि किसी घर में आप बंद हो, आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं तो कमरे का तापमान बढ़ेगा, घटेगा, बराबर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, बताइए क्या होगा? जब ऊपर झील के ऊपर बर्फ जम जाती है तो क्या होगा? मछलियां मर जाएंगी, या वो रेनकोट पहन लेंगी, या वो जैकेट पहन लेंगी, स्वेटर पहन लेंगी ताकि उनको ठंडी ना लगे। पहली बात, जब पानी का टेम्परेचर कम या ज्यादा तो मछलियां उसे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कर लेती हैं अपने शरीर के तापमान को, इस वजह से उन्हें दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात कि अंदर के तली का तापमान जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है, इसलिए वो नीचे चली जाती हैं। इसलिए क्या होती है? वो नीचे चली जाती हैं, और जब नीचे चली जाती हैं आराम से जीवित रहती हैं। इसलिए मछलियां ऊपर बर्फ बन जाने के बाद भी जीवित रहती हैं। ठीक, यहां से आपके सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं कोई डाउट हो तो आइए अगला प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, जिसका जवाब आपको कल बताना है। यहां से प्रश्न आया है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है? मैंने नहीं है पूछा है, तो आज मैंने आपको लिखवा दिया है, उसी में से इसका जवाब खोज के कमेंट करिएगा। ये आपको कमेंट करना है, मुझे नहीं पता कौन सी ठंडी जलधारा है, मतलब कौन सी गर्म जलधारा है। मैंने आज ही लिखवाया है और पूरे सभी को तोड़ कर लिखवाया है, तो जवाब कमेंट करके दीजिएगा। ये क्वेश्चन कल के लिए है, आज के लिए नहीं। कल इसी प्रश्न से हम अपनी शुरुआत करेंगे, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर आप व्हाट्सएप करेंगे। ये ऑफिस का नंबर है, यहाँ पे आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। किसी भी अन्य कारण से अगर आप हमारे नंबर पे कॉल करना चाहते हैं तो 9506701777 पर बहुत जरूरी हो तो मुझे मैसेज छोड़िएगा, कॉल मत करिएगा, मैसेज छोड़िएगा, मैं देखने के बाद रिप्लाई कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, सभी ऑनलाइन क्लास नोट्स भी उपलब्ध है, नोट्स कुछ दिन के बाद से आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। सुपर टेट की क्लास चालू है, चल रही है, आप दाखिला लेना चाहते हैं आपका मोस्ट वेलकम। सीटेट क्लास स्टार्ट होने वाली 1 तारीख से, आपका मोस्ट वेलकम। दूसरी बात, सभी इस बार सीटेट की प्राइमरी, अपर प्राइमरी साइंस और आर्ट दोनों के सेक्शन अलग अलग चलेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट की सीरीज 1 तारीख से स्टार्ट कर दी जाएगी। और
केवीएस की भी क्लास मोस्ट वेलकम, अगर आप चाहते तो आप दाखिला ले सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछेगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। प्रैक्टिस सेट की सीरीज अनंत काल तक लगातार चलती रहेगी। दूसरी बात, आपको कल की शेड्यूल हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए, जुड़िएगा ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर, जहां पे आपको डेली 3 सब्जेक्ट की क्लासेस मिलना शुरू होती है। ठीक 3 क्लासेस मिलती है, जैसा कि आज मैंने 2 ही दिया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही है। बाकी पेड क्लास सुबह 9 बजे से स्टार्ट होती है, 8 बजे से, और शाम के 7 बजे तक चलती है। उसके बाद फ्री क्लासेस शुरू होते हैं। तो पेड क्लास में भी आपका मोस्ट वेलकम है। सारे सब्जेक्ट की क्लास की जो टाइम टेबल है वो टेलीग्राम पे मिल जाती है, टेलीग्राम पे आप देख लीजिएगा। ठीक, और ये प्रैक्टिस सेट अनंत काल तक का मतलब होता है कि लगातार चलती रहेंगी। अगर किसी कमरे के मकान के अंदर फ्रिज रखी है, फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं बंद कमरे में, तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। जवाब आपका सही है। ठीक, जी मैंने बता दिया, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। अभी बच्चा मैं प्रश्न पूछ के भूल जाता हूं, लेकिन आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रश्न हो पूछेगा, हमारा फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश है, वहां पे जुड़िएगा, सभी साथियों को इनवाइट करिएगा। वो मैंने आपके लिए बनाया है, वो फेसबुक पेज आपका है, उसे सभी तक पहुंचाइएगा। दूसरी बात, आप टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर जुड़िएगा, वहां पे भी आपको। और सबसे बड़ी बात है, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथमेटिक्स और हिस्ट्री थोड़ा सा कम, बाकी 4 सब्जेक्ट हमारे फेवरेट सब्जेक्ट है। इसे पढ़ाने में मुझे उतनी मजा आती है कि मुझे पता नहीं चलता। अगर दर्द ना होता, गर्दन में ज्यादा पेन ना होता, तो मैं भी आपको पढ़ाता। लेकिन फर्क इतना है कि मुझे सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी क्लास की शेड्यूल टेलीग्राम पे देख लीजिएगा। सुपर टीडी क्लास 9 बजे से स्टार्ट हो जाती है। पेड क्लास वो आप पेड क्लास के मेंबर ही देख पाते हैं। अच्छा, किसी ने पूछा फ्री में, तो भैया मेरे यहाँ एक पेज टाइप कराते हैं सर, उसके भी पैसे लेते हैं। मैं कहां से करूंगा? आप खुद सोचिए, मैं भी इंसान हूं। अरे मैं कहां से करूंगा यार? सब्जी लेने जाओगे, धनिया मांगो, दुकानदार डांट देता है। आपको शर्म नहीं आती धनिया फ्री मांगते हुए? ऐसा मेरे साथ हुआ है। मैंने कहा धनिया दे दिए 2 ठो, कहा आप धनिया, आप पढ़े लिखे हैं और इस तरह की बातें कर, धनिया का फ्री का आता है क्या? मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। ठीक, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या पढ़े लिखे होकर इस तरह की बातें करते हैं। आप अध्यापक होंगे, क्या पढ़ाएंगे? मेरे यहाँ तो दिक्कत है नोट्स लिखने की। आप कोई अगर फ्री में आए चाहे तो मोस्ट वेलकम है। केवल 9 घंटे ही काम करें, 9-10 घंटे। सुबह 8 से कोचिंग स्टार्ट होती है, 5 बजे तक ही काम करके जा सकता है। ठीक है, उसके लिए 3500 रुपये फीस है। 3500 रुपये सुपर टेट की फीस है, सी टेट की 3000, अपर प्राइमरी की 3000, प्राइमरी 3000, दोनों की 5000। बाकी आपकी इच्छा। यार कुछ आप मदद नहीं करेंगे, मैं इंसान हूं, मैं कहां से करूंगा? रूम रेंट, इस बोर्ड, ये बोर्ड मैंने कैसे खरीदा है पता है? हमने यूपी टेट की पेड क्लास चलाई थी, जो पैसे मिले थे ना, उससे मैंने ये बनवाई है। उससे ये बोर्ड खरीदा है मैंने। यूपी टेट की पेड क्लास जो चली थी उससे बनाया है। अभी हाल देखेंगे ना, दीवार प्लास्टर तक नहीं है सर, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। गर्मी पसीना टपकता था, लेकिन हम पढ़ाते रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको। आपको अपने काम से मतलब, अपना बेस्ट दीजिए। फ्री में मिल रहा है जो पढ़ते रहिए, लेकिन ये सोचिएगा मैं टीचर को पेमेंट कहां से करूंगा? यार 7-7 टीचर लग के पढ़ा रहे हैं आपको, रूम रेंट कहां से दूंगा? बिजली का बिल कहां दूंगा? वाईफाई का 3500 रुपए, एक जगह 2 जगह वाईफाई लगा, 7,000 फी कहां से भरूंगा? मैंने कहा यार मैं इंसान हूं यार, धीरू भाई अंबानी घर से नहीं हूं। आप बाहर जाके पैसे देते हैं, लेकिन जहां पे आपकी कैरियर सवाल होती है, वहां पे आप क्या बताएं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों ने जी, ऑनलाइन क्लास में पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेगा जो आपको उपलब्ध कराएंगे। पेड क्लास प्रिंटेड नोट्स भी आपको मिलना शुरू होगा थोड़ा सा, कुछ दिन के बाद से। थोड़ा सा कुछ बाकी है। और मेरे बात से किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को अगर बुरा लगा हो तो हम उसके लिए क्षमा क्षमा चाहते हैं। ठीक, बाकी आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। पेड क्लास आप जुड़ेंगे, आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। ठीक है, कोई सवाल आपके हो तो आप पूछिए, नहीं तो फिर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फेसबुक पे ई-लर्निंग विद दुर्गेश। और मैं कैसा पढ़ाता हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ आपका सफल होना सबसे बड़ी बात है। आप वहाँ पढ़िएगा जहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी मिले, क्लैरिटी समझ जाइएगा वीडियो कैसा चल रहा है। क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, उससे आपको कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास कैमरे क्यों नहीं है, लेकिन आपको इस बात से मतलब है सिलेक्शन कहाँ मिलता है। आपको उस बात से मतलब है कि आपको बेहतर मेटर कहाँ से मिलता है। आपको उस बात से मतलब है सिलेक्शन आपको कहाँ मिलना है। या आप पढ़ने के लिए नहीं, सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। आप रटने के लिए नहीं, आप जीतने के लिए पढ़ रहे हैं। आप
समय बर्बाद करने के लिए नहीं, समय को बहुमूल्य बनाने के लिए, ताकि भविष्य में आप अपने उस जगह पे, उस मंजिल तक पहुंच सके जिसके लिए आप रात दिन एक मेहनत करते हैं, जिसके लिए आपके परिवार आपका साथ है, आपके माता पिता आपके उस योग्य बनाना चाह रहे हैं, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। एक अध्यापक होकर उसी का चयन करिएगा जहां आपको सबसे बेस्ट मैटर मिले। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कागज पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन मामला ये होता है जब आपके सामने लाइव आकर प्रत्यक्ष पढ़ाना होता है, तब सबसे बड़ी समस्या होती है। अपने बारे में 2 मिनट व्याख्या करना होता है, जब प्रेजेंटेशन देना होता है तो आदमी 3 मिनट अपने बारे में नहीं बोल पाता। 1.5 घंटे क्लास होती है, आपको लगता है सर ये क्लास बड़ी होती है। कभी ये सोचिएगा कि कोई यूट्यूबर इतना बड़ा क्लास क्यों नहीं लेता। आप केवल यूपीएससी की आईएएस की क्लासेस देखेंगे ऑनलाइन जो लंबी होती है, या मेरी क्लासेस देखेंगे जो 2-2 घंटे 3-3 घंटे की होती है। इसका मतलब सामने वाले के पास कंटेंट होना चाहिए पढ़ाने के लिए, जो आपके सामने प्रेजेंट कर सके, ये मामला होता है। कभी आप सोचा करिए, क्योंकि देखिए एमपीटेट की 2-3 दिन बाद से मिलेगी। कारण उसका यह था कि वाईफाई जगह मेरा गड़बड़ हो जाने की वजह से हम क्लास नहीं दे पाते। सीटेट के साथ एमपीटेट की क्लास आपको देना कंबाइंड शुरू कर देंगे, ठीक है। तो बस यही बातें हैं। अगर किसी को बुरा लगा क्षमा चाहते, बेस्ट ऑफ लक। अब चलिए आप लोग, हम लोग भी, ठीक है। तो चलते हैं। शिवरात्रि। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। प्रश्न में नहीं कहा है, नहीं वाले टॉपिक को याद रखिएगा। इसी के साथ कोई कमी हो तो आप उसे मुझे फीडबैक दीजिएगा, बेहतर लगे शेयर करिएगा, और कुछ लोग अनलाइक भी करेंगे, उनका भी मोस्ट वेलकम है। आप वीडियो का प्लेलिस्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, कल हम प्रयास करेंगे प्लेलिस्ट बनाने का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। चले, आपके अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने जिंदगी का बेस्ट दीजिएगा, जो करिएगा उसमें अपना 100% दीजिएगा, सफलता आपके कदमों में होगी, ठीक है।